हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका कुशवाहा आपका अपने चैनल स्टडी नाउ 6 पर स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी ठीक होंगे। क्लास किसी रीज़न की वजह से अधूरी रह गई थी, तो आज उसे कंप्लीट करेंगे। तो ये चैप्टर 9 का पार्ट 2 है, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर कहाँ तक करवाया था। ये यहाँ तक कंप्लीट करवाया था, ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक क्या हो गया, फैशन बन गया। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़ा पहनना क्या हो गया, एक फैशन बन गया। आगे है सिल्क रूट या फिर रेशम मार्ग के बड़े बड़े हिस्सों पर सिल्क रूट या फिर रेशम मार्ग के बड़े बड़े हिस्सों पर कुछ शासक क्या करना चाहते थे, अपना नियंत्रण करना चाहते थे, ठीक है। सिल्क रूट या रेशम मार्ग पर कुछ बड़े बड़े शासक क्या करना चाहते थे, अपना नियंत्रण करना चाहते थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध थे कुषाण शासक, इनमें सबसे प्रसिद्ध थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका क्या हुआ, शासन था। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इन कुषाणों का शासन था। आगे है पेशावर और मथुरा, इनके दो क्या थे, मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे, ठीक है। आगे है तक्षशिला भी इनके ही राज्य का एक हिस्सा था। तक्षशिला जो था वो इन कुषाणों के राज्य का ही हिस्सा था, ठीक है। आगे है इन कुषाणों के शासनकाल में सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। इन कुषाणों के शासनकाल में सिल्क रूट की एक शाखा कहाँ से कहाँ तक जाती थी, मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने तक जाती थी, मुहाने के पत्तनों तक जाती थी, ठीक है। उसके बाद है इस महाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, कुषाणों ने ही जारी किए। इस महाद्वीप में सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाणों ने ही जारी किए थे, ठीक है। आगे है कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, कनिष्क था। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा था कनिष्क, ठीक है। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। कनिष्क ने करीब 1900 साल पहले शासन किया। एक बौद्ध परिषद का गठन भी किया, ठीक है। कनिष्क ने एक बौद्ध परिषद का गठन भी किया, जिसमें एकत्र होकर विद्वान क्या किया करते थे, महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया करते थे। कनिष्क ने जो बौद्ध परिषद गठन किया था उसमें महत्वपूर्ण विद्वान जो थे वो एकत्र होकर क्या करते थे, महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया करते थे। आगे है बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे, कवि अश्वघोष। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार थे कवि अश्वघोष। ये किसके दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे। बुद्ध की जीवनी कौन सी, बुद्ध चरित्र, और बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे, कवि अश्वघोष। और ये किसके दरबार में रहा करते थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे, ठीक है। आगे है इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। बौद्ध धर्म की एक नई धारा क्या, महायान का विकास हुआ, ठीक है। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। इस महायान की बौद्ध धर्म की नई धारा का जो विकास हुआ, महायान नाम था उसका, उसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। कौन कौन सी, पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से ही दर्शाई जाती थी। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति किस प्रकार की, सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से ही दर्शाई जाती थी बुद्ध की उपस्थिति को। बाद में बुद्ध की क्या जब बनाई जाने लगी, उनकी प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई गई है। जो बुद्ध की अधिकांश मूर्तियाँ थी कहाँ का बनाई गई, मथुरा और कुछ तक्षशिला में, ठीक है। आगे है दूसरा परिवर्तन कौन सा था, बोधिसत्वों में आस्था को लेकर
दूसरा परिवर्तन आया बोधिसत्व में। किस में आया दूसरा परिवर्तन? बोधिसत्व में आया। ठीक है, किस चीज़ को लेकर? आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं, बोधिसत्व किन्हें कहते हैं? जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। बोधिसत्व किसे कहते थे? जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए, मतलब एकांत में रहते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, उन्हें ही बोधिसत्व कहा जाता था। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने में के लिए ही सांसारिक परिवेश में रहना ठीक समझने लगे। लेकिन वे बाद में क्या ऐसा नहीं करते थे। जैसे बोधिसत्व का नियम क्या था? बस करते हुए ध्यान साधना करना। लेकिन ऐसा करने के बजाय वो अब क्या करने लगे? लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे वो लोग। धीरे धीरे बोधिसत्व पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। धीरे धीरे बोधिसत्व कहाँ कहाँ फैल गया? मध्य एशिया, पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया, जापान तक भी फैल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर पॉइंट है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ। बौद्ध धर्म का प्रसार कहाँ का हुआ? पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं को भिक्षुओं भी कह सकते हैं, उनको रहने के लिए पहाड़ों में दर्जन गुफाएं खोदी गई। बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए कहाँ गुफाएं खोदी गई? पहाड़ों में गुफाएं खोदी गई। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया। बौद्ध धर्म कहाँ कहाँ फैल गया? बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थेरवाद। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऊपर में सबसे थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। थेरवाद क्या था? थेरवाद बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप माना गया थेरवाद को। ठीक है, बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप माना गया, थेरवाद को बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप माना गया। ठीक है, और इन्हीं क्षेत्रों में कहीं अधिक वह प्रचलित था। आगे है भारत की यात्रा पर आया कौन? चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाशियन मतलब वही फाहियान। ठीक है, फाहियान। भारत की यात्रा पे कौन आया? चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाहियान। काफ़ी प्रसिद्ध है ये, इसका नाम काफ़ी बार सुना होगा आप लोगों ने हिस्ट्री में। वह करीब 1600 साल पहले आया। कितने साल पहले आया? करीब 1600 साल पहले आया ये फाहियान या फिर फाशियन। उसके बाद श्वेंतसांग मतलब ह्वेनसांग। ठीक है, ह्वेनसांग। फाशियन मतलब फाहियान, श्वेंतसांग मतलब ह्वेनसांग, ऐसा बुक में लिखा है। 1400, ये जो ह्वेनसांग था 1400 साल पहले भारत आया। कब आया? 1400 साल पहले भारत आया। 1600 साल पहले फाशियन आया, फिर 1400 साल पहले ह्वेनसांग आया, और उसके करीब 50 साल बाद कौन आया? इत्सिंग आया। तो इसका क्रम पूछा जा सकता है एग्जाम में, और आया भी है कि सबसे पहले कौन आया? फाशियन मतलब फाहियान, उसके बाद कौन आया? श्वेंतसांग मतलब ह्वेनसांग, और उसके बाद आया इत्सिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वे सभी बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध को देखने के लिए भारत आए थे। क्यों आए थे? बुद्ध से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए वे भारत आए थे। ठीक है, ये सबसे पहले कौन आया था? फाशियन मतलब फाहियान, ह्वेनसांग और उसके बाद इत्सिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13 नंबर पॉइंट पे। फाशियन मतलब फाहियान ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की? बंगाल से शुरू की। कहाँ से शुरू की? फाहियान ने अपने घर लौटने के लिए यात्रा बंगाल से। भारत की यात्रा के दौरान क्या हुआ? भारत की यात्रा के दौरान संकलित की गई विशेष रूप से उसके पास क्या थी? पांडुलिपियाँ और बुद्ध की मूर्तियाँ थी। भारत यात्रा के दौरान उसने क्या क्या संकलित किया था? मतलब क्या क्या इकट्ठा किया था? पांडुलिपियाँ और बुद्ध की मूर्तियाँ। जावा पहुँचने में उसे कितने दिन लगे? 90 दिन से भी अधिक समय लगे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं 14 नंबर पॉइंट पर। उस समय दिशा की जानकारी कैसे लोग करते थे? सूर्य, चांद या तारों की गति को देखकर। उस समय दिशा की जानकारी लोग सूर्य, चांद और तारों की गति को देखकर लगाया करते थे। 15 नंबर पॉइंट है श्वेन तसांग मतलब वेनसांग। वेनसांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से होकर चीन वापस लौटा। वेनसांग कैसे चीन वापस लौटा? उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से होकर वह वेनसांग चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी हुई मूर्तियाँ, बुद्ध की मूर्तियाँ और 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ क्या की? एकत्र की। उसने क्या क्या एकत्र किया था? सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ और 600 से भी अधिक पांडुलिपियाँ उसने एकत्र की थी। किसने? वेनसांग ने। ठीक है। वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। कैसे ले गया वो? उसे 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव क्या हुई? पलट गई। ये जो था वेनसांग, ये जब वापस लौट रहा था चीन, तो क्या हुआ? सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई और जो उसके पास पांडुलिपियाँ थी उसमें से 50 पांडुलिपियाँ खो गई। ठीक है, समझ आया? 16 नंबर पॉइंट है श्वेन तसांग मतलब वेनसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया। श्वेन तसांग या फिर वेनसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने कहाँ अध्ययन किया था? नालंदा बिहार में। ये क्या प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र माना गया था ये नालंदा को, जो कि कहाँ पे था? बिहार में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ वाद विवाद, ये जो नालंदा था, नालंदा विश्वविद्यालय, यहाँ पे वाद विवाद कैसे होता था? खुले तौर पे किया जाता था। नालंदा मठ के नियम क्या थे? बहुत ही कठिन थे, सरल नहीं थे। प्रवेश द्वार पर जो द्वारपाल होता था वो क्या करता था? कठिन प्रश्न पूछता था। उसका उत्तर देने पर ही अंदर प्रवेश मिलता था, जिसे भी अंदर जाना होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर पॉइंट है एम्फोरा के बारे में पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया था मैंने, चैप्टर 8 में शायद। एम्फोरा क्या है? एक लंबा और दोनों तरफ हत्थे लगा जार था। एम्फोरा क्या था? एक लंबा और दोनों तरफ हत्थे लगा जार था। ठीक है, 18 नंबर है मौर्योत्तर काल के बाद कुल देवताओं की महत्व बढ़ गया। मौर्योत्तर मतलब मौर्य काल के बाद कुल देवताओं का क्या हो गया? महत्व बढ़ गया। कुल देवताओं में कौन कौन थे मुख्य? शिव, विष्णु तथा देवियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। कुल देवताओं में किन किन भगवानों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था? शिव, विष्णु और देवियों को महत्वपूर्ण स्थान मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भक्ति शब्द किससे बना है? भज धातु से बना है। भक्ति शब्द भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी। भक्ति शब्द किस शब्द से बना है? भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? विभाजित करना या फिर हिस्सेदारी। यानी भक्त या भागवत भक्त को ही कहा गया। भक्त या भागवत अपने देवी देवताओं के भाग का क्या होता है? हिस्सेदार होता है। भक्त या फिर भागवत अपने देवी देवता के भाग का हिस्सेदार होता है। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़ते हैं। अब ज़्यादा नहीं है, अब ख़त्म ही होने वाला है। 19 नंबर पॉइंट है हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या फिर इंडस से निकला है। हिंदू शब्द किससे निकला है? इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या फिर इंडस शब्द से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए
उपयोग किया जाता था, यह शब्द किनके लिए, किनके द्वारा उपयोग किया जाता था, अरबों तथा ईरानियों के द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो कहाँ रह जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे, जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे ना, उनके लिए अरबों या फिर यूनानियों द्वारा हिंदू शब्द का प्रयोग किया जाता था। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त होते थे। ठीक है, समझ आ रहा होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर पॉइंट पर। करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का विकास हुआ। कितने साल पहले ईसाई धर्म का विकास हुआ पश्चिम एशिया में? करीब 2000 साल पहले। ठीक है, 2000 साल पहले ईसाई धर्म का विकास हुआ पश्चिम एशिया में। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम में। ठीक, ईसा मसीह का जन्म हुआ था बेथलेहम में। ओके, तो बस ये रहा चैप्टर 9 ख़त्म। तो अब चैप्टर 10 के साथ मिलेंगे। अगर इस तरह नोट्स फॉर्म में अगर आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, तो मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही लेकर आ जाऊँगी जैसे जैसे पहले कराया करती थी। ठीक है, जो भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ओके, तो फिर बस चलते हैं अब। गुड बाय, थैंक यू, अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर। थैंक यू, धन्यवाद।